सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री का अगला टॉपिक दैट इज़ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का रिवीजन चल रहा होगा, रेगुलरली रिवीजन करते रहें। ठीक है, और जो भी आप लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो उसमें मार्क ज़रूर कर लिया करें कि भाई किस किस में आपको क्या क्या लर्निंग मिली। जैसे जो भी आपके गलत हुआ करे तो उनको गोला लगा लिया करो, सो दैट रिवीजन टाइम में आपको उन्हीं को ही रिवाइज़ करना पड़े। ऐसा नहीं कि जो नहीं आया सिर्फ उन्हीं में गोला लगाना है या फिर उन्हीं को ही हाईलाइट या मार्क करना है। जो आपको लगता है कि ये सोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो दिखी या फिर ये हमने गेस किया था सही तो हो गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी समझना है। ऐसा नहीं कि जो बस जो गलत हुआ नहीं है तो हमने गेस मारा था सही हो गया तो इसमें हमें कुछ सीखना ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि जहाँ से भी आपको लर्निंग मिल रही हो उसको आपको अंडरलाइन करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है, सो दैट वो चीज़ आपको जब रिविजन करने आएंगे तो याद रखनी है आपको वो। ठीक है, तो आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं जो खाली स्पेस है, या फिर जो सोल्यूशन के लास्ट में जो स्पेस दिया जहाँ पर कोट वगैरह लिखा रहता है तो वहाँ पर भी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं, सो दैट बाद में सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी हो। ऑलराइट, तो और ये काफ़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएबल इस चीज़ के लिए सभी को अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई सभी लोग लेवल 1 लेवल 2 कितना क्या स्कोर किया सभी लोग लिखते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और जो लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी अब उनका भी इंतज़ार ख़त्म होने वाला बहुत ही जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं, ये हिंदी का आपका माइंड मैप है। तो सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिज़िकल यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है? तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं फिज़िकल चेंज, वहाँ पर सिर्फ मैटर की फॉर्म चेंज होती है, बट यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक नया प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आइस की मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। एंड द सेकेंड की डिफरेंस हेयर इज़ दैट कि ये जो होता है आपका फिज़िकल चेंज ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। इट इज़ रिवर्सिबल, इसको रिवर्स किया जा सकता है कि ये मेल्ट हो गई, इसे फिर से आइस बनाया जा सकता है। इसको चॉप कर दिया, ठीक है, तो फिर से इसको हम जोड़ के फिर से बना सकते हैं। कोई चीज़ मेल्ट, ठीक है, ये जैसे बॉयल किया तो उसको वेपर से फिर से लिक्विड में लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैटर का चेंज हुआ है। केमिकल चेंज की अगर बात करेंगे तो ये इरिवर्सिबल होता है। दैट मीन किसको हम वापस उसकी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। अभी लकड़ी जल गई और उससे राख बन गई, ऐश बन गया, अब ऐश से फिर से हम वुड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये फ्रूट है, ये रॉटन हो गया यानी कि सड़ गया, इसको हम फिर से फ्रेश नहीं बना सकते हैं। ये रस्टिंग हो गई, इसको फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कोई फूड डाइजेस्ट हो गया, उसको फिर से हम फूड नहीं बना सकते हैं। तो जहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होकर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। जहाँ पर सिर्फ मैटर चेंज हो रहा हो, मैटर की फॉर्म चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, तो वो जो रिवर्सिबल नेचर का होता है उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल। जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो आपका दोनों होता है, यानी फिजिकल और केमिकल। वो इस तरह से होता है कि जो कैंडल की वैक्स होती है उसमें फिजिकल चेंज होता है, बिकॉज वैक्स जो होती है वो सॉलिड होती है, वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद फिर से वो सॉलिड बन जाती है, यानी कि वो फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन कुछ जो आपकी वैक्स होती है वो ऊपर आ जाती है, यहाँ पर जो ये थ्रेड लगा होता है उसके पास आ जाती है, और वो क्या होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा उसको हीट सप्लाई होती है, बिकॉज यहाँ पर फ्लेम जल रही होती है ना, यहाँ पर लॉ होती है, फ्लेम होती है, जिसकी वजह से इसके आसपास की जो वैक्स होती है जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई वो वेपराइज हो जाती है, पहली चीज़। और ये धागा भी धीरे धीरे जलने लगता है, जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो रहे होते हैं। तो वही केमिकल रिएक्शंस हमें अब पढ़नी है एक एक करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट जो भी हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक्सो और एंडो। या तो हीट निकल रही होगी या तो हीट आ रही होगी। एक्सो का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, ठीक है, हिंदी में। तो ऊष्माक्षेपी दैट इज एक्सोथर्मिक का मतलब है वो रिएक्शन जहाँ पर हीट निकल रही होती है। एंडो यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन यानी एंडोथर्मिक वो होती है जहाँ पर हीट की नीड होती है, रिएक्शन इन विच द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिफरेंट तरह की हमारी अब एक एक करके हमें रिएक्शंस पढ़नी। जैसे सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब इसके एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। तो संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट मिलके यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो CaO दिख रहा है इसको क्विक लाइम बोलते हैं, हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो चूने को पानी में जब डाला जाता है तो बहुत भयंकर हीट निकलती है। आपने देखा भी होगा है ना, जो हमारे पेंटर्स होते हैं
तो वो जब चूने में पानी डालते हैं तो बहुत भयंकर, या फिर पानी में जब चूना डालते हैं तो बहुत भयंकर हीट निकलती है और बनता क्या, स्लेक्ड लाइम। फिर इसका क्या करते हैं, पुताई करते हैं, वॉल पे पेंटिंग करी जाती है, तो वॉल में इसको लगा दिया जाता है। और जो एटमॉस्फेयर में हमारी वायुमंडल में, ज्योग्राफी में अभी हम पढ़ के आ रहे, हाँ पढ़ा था ना अभी, हाँ पढ़ा तो था कि हमारे ट्रोपोस्फियर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन, अभी लास्ट ही चैप्टर तो हमारा यही था एटमॉस्फेयर का, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% एटमॉस्फेयर में। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है इसके साथ, और अगेन फिर से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हुआ और यहाँ भी कॉम्बिनेशन होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को ही हम कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा इसके और डिफरेंट नाम है, जैसे कि अगर हम बात करें इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको मार्बल और चॉक भी बोलते हैं, इसी को कैल्साइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो एक्चुअल में ये गैस है CO2, जो इस लाइम वाटर जो CH का होल्टोइज दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्की में टर्न कर देता है। मिल्की क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की शाइनी फिनिश देता है ये। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक नेचर की होती हैं, जहाँ पर हीट निकलती है, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी, ज़्यादातर। ठीक है, अब आते हैं, और एक चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ अबाउट कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक नेचर की होगी जनरली। तो कंबशन जो रिएक्शन होती है, कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ये। ठीक है, ये डेल्टा से हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मेथेन है ये। ठीक है, तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो CO2 H2 और यहाँ पर हीट। तो ये क्या है, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी किस तरह की रिएक्शन होती है, जनरली अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती है, और ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कंबशन। अब आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है, ये एंडोथर्मिक होती हैं जनरली जैसे कि वो हमारी एक्सोथर्मिक थी, एंडोथर्मिक होती हैं। वहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की। लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन करवाते हैं, यहाँ पर हीट की नीड है, तभी तो एंडो यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी ये। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, इसके ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं। ठीक है, भूरी झागी पूछता है क्वेश्चन कि ब्राउन फ्यूम्स किस गैस के बनते हैं, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते हैं। फिर अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊपर हमें मिला था, जिसको हम लाइमस्टोन, मार्बल या चौक या कैल्साइट बोल रहे थे, उसको अगर हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। इसको सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, देन ये देखो, ये रिएक्शन है जहाँ पर जैसे सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड है, तो यहाँ पर इनको ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं सिल्वर और क्लोरीन या फिर ब्रोमीन में। इस रिएक्शन को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एक सेकेंड, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पर वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ये भी आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है एनोड पे मिलेगी और हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगा। आपको ये बताना है इन दोनों में से नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, कैथोड या फिर एनोड। आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई एक बंदा दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आयरन को हम जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आयरन कॉपर को हटा के खुद जुड़ रहा है सल्फेट के साथ, और कॉपर बेचारा सिंगल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब हम उल्टा करवाते हैं, कॉपर को डालते हैं आयरन सल्फेट में, तो कुछ नहीं होता है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये हमें उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कोई किसी को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे कि आयरन ने कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था। तो जो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, अब उसको हम याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी। ठीक, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी।
तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, वो नीचे वाले नहीं कर पाते हैं। प्लस ऊपर वाला ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले से, तो ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है कभी भी, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक, अभी जो सोडियम और पोटेशियम है ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, और कोल्ड वाटर से भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे के ये रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत भयंकर हीट निकलती है। देन बात करें अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की, तो ये जो आपका वार्म वाटर है उससे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, गर्म पानी से। ऑल्टो जेन फरारी यानी कि जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ये आपके स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और ये जनरली जल्दी फल्दी रिएक्ट करते नहीं हैं। जैसे कि गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड जो है एक एक्वा रेजिया करके सोल्यूशन होता है, एक्वा रेजिया होता है जो कि आपका, ठीक है, 3 HCl और 1 HNO3 यानी कि 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट जब HNO3 का लेते हैं तब आपका बनता है क्या, एक्वा रेजिया, उसमें जो है गोल्ड वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इस वजह से दोनों ये रिएक्ट कर देंगे। जहाँ पर अगर हम ऐसा कोई मेटल लेंगे जो कम रिएक्टिव है, जैसे कि आयरन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नॉट फिजिबल, यानी रिएक्शन होगी ही नहीं। यहाँ पर हमने देखा कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, ठीक है, वो आयरन सल्फेट यहाँ पर ग्रीन कलर का दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका ब्लू कलर था लेकिन आयरन सल्फेट का ग्रीन होता है। आगे बढ़ते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। दोहरी विस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, 2 सॉल्ट को लेते हैं, पानी में डाल देते हैं। जब पानी में डालेंगे तो इनके आयंस टूट जाएंगे, आयंस में ये टूट जाएंगे। जैसे ये सोडियम आयन Na+ और ये SO4 2 नेगेटिव, ये Ba यानी बेरियम 2 पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सोडियम का जो आयन है अब क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, बेरियम का जो आयन है वो सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो इस यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। समझ में आती है आपको बात, किस तरह से यहाँ पर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेड जुड़ गया किसके साथ, आयोडीन के साथ, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, बेरियम क्लोरीन के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये जनरली जो है आपका यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर ये बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलेगा, लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी मिलेगा और बेरियम क्लोराइड का भी ऑलमोस्ट वाइट पीपीटी मिलेगा। अब आते हैं ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, सिंपल ऑक्सीजन का एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया कॉपर में तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रहे होते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से लूज़ हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ से चला गया तो इस वजह से ये होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको एक इस चीज़ का रखना है कि जैसे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तो कॉपर बना, रिडक्शन हुआ ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी को रिडंडेंट बोल देते हैं, रिडक्टेंट, और इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद कैसे रहेगा, लॉस में O आ रहा है और ऑक्सीडेशन में O आ रहा है। ठीक, ऐसे याद रहेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं रैंसिडिटी में। रैंसिडिटी क्या है, बासापन। ये क्या कोई टाइप ऑफ रिएक्शन है, नहीं, मतलब ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है, याद रहेगा। बासापन, रैंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रैंसिडिटी होती क्या है, रैंसिडिटी होती है जब फैट और ऑयल में, ठीक है, ऑयल्स में फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों नाइट्रोजन भरी जाती है, सो दैट, क्योंकि अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीजन फैट में घुस जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो बासा हो जाएगा, बड़ा अजीब सा स्मेल करेगा। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से मम्मी लोग मना करती हैं कि गीले हाथ मत डालो सब्जी में, नहीं सब्जी खराब हो जाएगी, इसीलिए।
ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी बड़ी आसानी से। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स पैकेट में इसीलिए, सो दैट रैंसिडिटी ना हो जाए। और रैंसिडिटी किस तरह की रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह जो करोजन होता है, करोजन मतलब किसी चीज़ में कोई लेयर, कोई परत चढ़ जाना। अब मैं जंग लगना नहीं बोलूँगा, जंग एक प्रकार है करोजन का। रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ करोजन। रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ करोजन जो कि आयरन में होती है। रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ करोजन जो आयरन में होती है। कॉपर में क्या होता है? यूजुअली कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। कॉपर कार्बोनेट में क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट में ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। आयरन ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड की रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है। कैसी? रेडिश ब्राउन। ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो कोरोजन जो है एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रस्टिंग एक प्रकार है कोरोजन का, जो कि जंग लगना एक टाइप है कोरोजन का, जो किस में होता है? आयरन में होता है। ठीक है, एक रिएक्शन, हाँ एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जो कि कंबशन रिएक्शन भी है। मैग्नीशियम जो रिबन होती है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो ध्यान रखना डैजलिंग वाइट लाइट मिलती है। ये हीट होगी और लाइट मिलेगी, तो एक्सोथर्मिक होगी और ये काफ़ी भयंकर लाइट प्रोड्यूस करता है। ये हिंदी में है। और एक चीज़ अभी बाकी है आपकी, ठीक है, वो आपको बतानी है, एंड दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा बस समझ लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन हो सकता है आपको इससे मिल जाए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जब कोई रिएक्शन when rate of a reaction is independent of the reactant। ठीक है, रिएक्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दूसरा मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, देन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट के सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलर गोज फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पर रेट ऑफ जो रिएक्शन है वह तो या तो इस तरह से हो सकता है क्यूब के एक रिएक्टेंट के, या फिर एक रिएक्टेंट के स्क्वायर और दूसरे के सिंगल ऑर्डर में, या फिर इस तरह से भी हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो शायद आप समझ गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अगर ऑर्डर ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको जीरो ऑर्डर बोलेंगे। सिंगल पावर वन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। क्लियर है? तो ये टॉपिक अभी होता है ख़त्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं लिटिल बॉय से, एंड देन आपको बताना है लेवल 1 और लेवल 2 में आपने कितना स्कोर किया। आज के लिए एक ही आपका लेक्चर रहेगा, बिकॉज आज संडे है ना। तो कल से फिर से हमारे 2 लेक्चर स्टार्ट होंगे मंडे ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, थैंक यू। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।